अब हम सीखेंगे कि करनी किसे कहते हैं और करनी के कितने प्रकार होते हैं, करनी के कैसे सवाल अगर आ जाते हैं करनी के रूप में तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो करनी में क्या होगा, करनी यानी कि इसको बोलते हैं सोर्ड्स, ठीक है। करनी में क्या होगा कि जैसे करनी किसी भी संख्या का अगर हमें मूल एक सांकेतिक रूप होता है, किसी भी संख्या का अगर हमें मूल ज्ञात करना है तो हम करनी के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए करनी क्या है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि करनी हमारी एक सांकेतिक रूप है। कैसा है, जैसे मान लीजिए करनी इस प्रकार का एक इसे क्या बोलेंगे, करनी। जहां पर कहीं पर भी अगर इसको हम लगा देते हैं तो वो संख्या का मूल हमको प्राप्त हो जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें 4 पे हमने करनी लगी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस करनी का मूल क्या है, यानी कि अगर हम 2 गुणित 2 करेंगे तो इसको बाहर निकालेंगे 2 लिख देते हैं। तो इनकी जो 4 संख्या है का 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 2 का अगर 4 का हम करनी ले लेते हैं जैसे हम वर्गमूल कहते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हमारा ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो करनी है, यानी कि करनी को अगर घातांक के रूप में किसी संख्या के रूप में लिखें, यानी कि 4 की घात के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/2। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख दे, 2 की, तो दोनों का अर्थ एक ही है। यानी कि इसका मतलब है करनी के अंदर 2 संख्या लिखी है, दो करनी है ना, इसको क्या बोलेंगे, 2 घात करनी, है ना, 2 घात वाली करनी। क्योंकि इसमें जब भी की संख्या होगी इसको इसका मान क्या होगा, 1/2। क्या होगा, 1/2। तो ऐसे हमने देखो जब इस 4 की घात करनी लिखा था तो इसका हमने 1/2 लिख दिया। अगर 4 को अगर घात के रूप में बदल लेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 1/2। घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये घात 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। तो अभी हमने देखा है कि करनी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी होती है ना। किसी संख्या का अगर हमें मूल ज्ञात करना है तो वह हमारा क्या कहलाएगी, करनी कहलाएगी। अब हम सीखेंगे कि करनी जो है, करनी के कितने रूप होते हैं, अलग अलग करनी होती है, तो करनी के कितने रूप होते हैं, चलते हम सीखते हैं करनी के रूप कौन कौन से हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि करनी के रूप क्या है। तो हमने देखा कि देखो मूल वर्गमूल निकालते हैं तो करनी को हम या तो इस रूप में लिखते हैं या 2 की करनी, यानी कि जब करनी के अंदर कोई संख्या लिखी है तो इसका मतलब है कि वो उतनी करनी है। अगर हम इसका बीजीय उदाहरण देखेंगे तो 2 की करनी x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2, है ना। अगर जैसे अंडर रूट लिखा है ना ये करनी 16, या हम 2 की करनी 16, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 की जोड़ा बनाते हैं, तो 2 की जोड़ा बनाएंगे तो जितने जोड़ा बन जाते हैं उनको करनी के बाहर निकाल देते हैं। अब घनमूल में क्या करते हैं, जैसे हम क्यू रूट कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, करनी के अंदर 3 लिखा होगा तो समझ लेना कि उसकी हमें 3 के जोड़ा बनाना है, और 3 को जोड़ा बनाना है उसको घात के रूप में लिखेंगे तो 1/3 के रूप में। जैसे बीजीय उदाहरण देखेंगे तो 3 की करनी x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/3, यानी कि 3 की करनी 27 लिखा है, यानी कि 27 के अगर गुणनखंड करेंगे 3 3 होती है 27, तो 3 के 3 का जोड़ा बनेगा 3, तो 3 बाहर आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये अंकीय गणितीय उदाहरण हो गया वो। अब हम देखेंगे चतुर्थ मूल, यानी कि 4th रूट। 4th रूट में जैसे करनी के अंदर 4 संख्या लिखी है तो ऐसी जैसे 4 की करनी x, तो x की घात 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 की करनी 256, इसमें 4 के जोड़ा बनाएंगे। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दी हुई संख्या के, और फिर उसके में क्या करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे
उनके 4-4 की जोड़ा बना करके उस संख्या को बाहर निकाल करके देखेंगे तो 2-2 के देखेंगे तो 4-4 जोड़ा बनेंगे तो 2 बार आएगा तो 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी कोई भी करनी है तो उसके जितनी करनी है nth अगर रूट है तो nth वाले को n रूट करनी लिखा है, तो इसको अगर बीजी के रूप में देखेंगे तो रूट n रूट x लिखा है, यानी कि n की जो करनी है वो x पर है तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x की घात 1/n है ना। तो इसका मतलब ये होगा, यानी कि अभी हमने देखा कि करनी के कैसे रूप होते हैं, तो जितनी करनी लगी है ना, करनी के अंदर जो संख्या लिखी है तो उतने ही हमें क्या करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उतनी जोड़ा बना करके बाहर निकालते हैं। अब हम सीखेंगे क्या कि अब करनी के कितने प्रकार होते हैं, है ना, करनी कितने तरह की होती है। तो अभी तो हमने करनी के रूप देखे, अब करनी के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से हम देखेंगे 2 प्रकार की होती है कि एक करनी होती है सजातीय, एक होती है विजातीय, है ना, यानी कि समान करनी और असमान करनी। चलिए हम सीखते हैं समान करनी क्या होती है और असमान करनी क्या होती है। चलिए सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि करनी के कितने प्रकार होते हैं। तो करनी के जो प्रकार हैं, यानी कि करनी के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहली है सजातीय करनी, सजातीय करनी, ठीक है। दूसरी है विजातीय करनी, विजातीय करनी, है ना, विजातीय करनी, यानी कि सजातीय करनी और विजातीय करनी, यानी कि इसको सजातीय करनी को हम बोलते हैं समान करनी, इसको समान करनी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, समान करनी, और इसको बोलते हैं असमान करनी, असमान करनी, इसको बोलेंगे असमान करनी। सजातीय करनी समान करनी बोले, विजातीय करनी असमान करनी। चलिए हम सीखते हैं कि अब समान करनी या सजातीय करनी किसे कहते हैं, चलते सीखते हैं। जब हम देखेंगे कि करनी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती है तो उसे हम बोलते हैं सजातीय करनी। यानी कि करणीगत, जैसे मान लीजिए x, तो यहां पर लिखा है 3 × √x, 5 × √x। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो करनी है, करनी क्या है, 2 घात वाली करनी है, यानी कि x की घात क्या लिख सकते हैं 1/2। ये जो करनी के बाहर जो संख्या है हमेशा गुणा में होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ये करनी के अंदर नहीं है। अगर करनी के अंदर संख्या कोई लिखी है तो फिर वो करनी की घात कहलाएगी। तो ये अगर इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो ये करणीगत जो संख्या है, मान लीजिए आपकी यहाँ पर कोई x लिखा है तो इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है तो इस प्रकार का जो x है तो क्या है, एक ये समान करनी क्या है, यानी कि जिसमें करनी की घात और करणीगत संख्या। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो ये है, इसको भी हम x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, यानी कि ऐसे, है ना, यहां भी संख्या समान दिख रही ना, तो क्या है, ये समान करनी और समान करनी है और समान करणीगत संख्या माने अंदर की जो संख्या है, जिस संख्या को करनी के अंदर लिखा जाता है उस संख्या को हम बोलते हैं करणीगत संख्या, है ना, करनी के अंदर जो संख्या लिखी है। तो इस प्रकार की जो संख्या दी है तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, समान या सजातीय करनी, है ना, ये क्या कहलाएगी, सजातीय करनी या समान करनी। चलिए अब हम सीखेंगे कि विजातीय करनी और या असमान करनी किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि विजातीय करनी किसे कहते हैं, है ना। विजातीय करनी को और किस नाम से जानते हैं, असमान करनी। तो असमान करनी में क्या होगा कि या तो करनी की जो घात होगी वो अलग अलग होगी, या जो करणीगत संख्याएं हैं
वो अलग अलग हो, या कर्णीगत संख्याएं और कर्णीगत जो घात है करनी की, वो दोनों एक अलग अलग। बात समझ आ रही? या तो एक किसी की करनी अलग अलग हो, या कर्णीगत संख्या अलग अलग हो, या दोनों अलग अलग हो। उन संख्याओं को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विजातीय करनी। उन्हें बोलेंगे विजातीय करनी वाली संख्याएं। तो हम देखेंगे सवाल को। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 की घात ये लिखा है ऐसे, तो इसमें कितनी घात वाली करनी है? 3 घात वाली करनी है। यहां पर करनी का संख्या मान लीजिए x कोई दी है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का हो, या x और y लिखे हो, तो इसमें क्या करनी तो समान है, लेकिन इसकी जो अंदर संख्या लिखी है x y, है ना, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? अलग अलग हो गए ना। ये करनी का संख्या यहां अलग अलग है। यानी कि अगर यहां पर 5 लिखा है तो यहां पर 3x लिख दिया जाए, तो ये देखो इसमें संख्या है, इसमें x है, करनी समान है, तो ये विजातीय करनी या असमान करनी वाली संख्याएं बोलेंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार की हो, मान लो 5 की घात x y और यहां पर 5 की घात x स्क्वायर y, है ना, तो इसमें अंदर वाली करनी का संख्या क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये विजातीय करनी कहलाएगी। अब हम चलते सीखते हैं कि जो करणीगत संख्याएं हैं अगर कहीं पर लिखी हुई हैं तो उन सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो उनको सॉल्व करने के लिए चलते हम सीखते हैं कि कुछ सवाल लेकर के कि करणीगत संख्याओं को सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सीखेंगे कि देखो जब पूरी राशि करणीगत हो, यानी कि जो करनी के अंदर लिखी हो, है ना, और करणीगत है, तो उसमें देखेंगे कि अगर सवाल इस प्रकार के हो कि करनी कई बार रिपीट हो रही हो, जुड़ रही हो उसमें या घट रही हो, तो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारी x, ये करनी है और इस प्रकार की करनी में x और जोड़ दिया जाए ऐसे x, इस प्रकार की कोई करणीगत कोई संख्या दी है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, है ना। और कितनी बार दी है? मान लीजिए अनंत बार दी हो, ऐसी जुड़ी हो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल को, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई संख्या अगर हमारे पास जो अंदर करनी की संख्या लिखी है, उस संख्या के हम क्रमागत गुणनखंड होते हैं। यदि क्या कैसे होते हैं? क्रमागत गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, मान लीजिए 12, धन फिर 12 लिख दिया, फिर धन फिर 12 लिख दिया, फिर धन फिर 12 लिख दिया, ऐसे अनंत बार लिखी हो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो अगर सबसे पहले ये देखेंगे जो संख्या हमको दी है अनंत बार, ये इस प्रकार से करने के रूप में, तो क्या करेंगे कि इस प्रकार की है ये, तो इसमें क्या करेंगे कि जो संख्या हमारे पास दी है, ये जैसे कितनी दी है? 12, है ना, तो 12 दी है, तो इसके हम क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आने वाले। जैसे अगर 6 दूनी 12 करें तो ये 6 और 2 ये क्रम से आने वाला नहीं है, तो 4 तिया 12, क्या होगा? 4 तिया। तो जो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? धनात्मक होगी। कौन सी होगी बड़ी संख्या? बड़ी संख्या होगी, क्या होगी? धनात्मक। और छोटी कौन सी होगी? छोटी संख्या क्या करेंगे? वो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। यानी कि इसका जब हल करेंगे तो बराबर आएगा 4 - 3। ठीक, इसका हल तुरंत हो गया, आपको कुछ नहीं करना। और बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक लिख देंगे, बस आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अब दूसरा सवाल इस प्रकार का हो, अगर मान लो धन की जगह ऋण का चिन्ह लगा हो, तब हम कैसे हल करेंगे? चलते हम सवाल लेकर के सीखते हैं कि मतलब अगर इस प्रकार के अगर धन की जगह ऋण का चिन्ह लगा है और वो पूरी संख्या कणीगत है ना, तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं।
अब हम देखेंगे कि कोई संख्या अगर मान लो इस प्रकार की लिखी हुई है, जैसे p ऋण p ऋण p, है ना, ऐसे डॉट डॉट अनंत बार ऋणात्मक चिन्ह लगा है, तो इस संख्या का कैसे हल करेंगे? तो इस संख्या को हल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि धन के चिन्ह में अगर दी हुई अंदर जो करणीगत संख्या है उसके अब क्या करेंगे, क्रमागत गुणनखंड करेंगे, क्रमागत गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद अब चूंकि अगर ऋण चिन्ह लगा है तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, वो ऋणात्मक संख्या, ऋण चिन्ह लगाएंगे उसमें, और जो छोटी संख्या होगी वो धनात्मक होगी। जबकि धन चिन्ह लगा था तो उसमें क्या लगा था कि जो बड़ी संख्या थी वो धनात्मक होती थी और छोटी संख्या ऋणात्मक होती थी। लेकिन अगर ऋण चिन्ह लगा है, यानी कि जो चिन्ह लगा है, तो उसमें बड़ी संख्या उस चिन्ह की होगी। इसका मतलब है जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ 56 ऋण, फिर 56 लिख दिया, फिर 56 लिख दिया, फिर ऋण 56 लिख दिया, ऐसे अनंत बार लिखा हो इस प्रकार। तो इसका अगर हमें हल करना है कि हल कैसे होगा, ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसमें संख्या कौन सी हमारी 56, तो इसके हम 56 के क्रमागत गुणनखंड करेंगे। कौन से हो गए, 8 सते 56। तो इसका हल क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऋणात्मक, तो इसका हल जो हो गया ऋण 8, 7, छोटी संख्या धनात्मक और बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी। तो तुरंत आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन संख्याओं का क्रमागत गुणनखंड नहीं भी होता है। अब जब अगर कोई संख्या ऐसी दी है, अनंत बार ऐसे धन या ऋण का चिन्ह लगा है और पूरी संख्या करणीगत है और अनंत बार लिखा है, तो उसका हम हल तुरंत कर लेंगे। अगर क्रमागत हो रहा है तो इसको देखेंगे, पहले तो ऋण लगा है, ऋण लगा है तो हम देखेंगे कि जो क्रमागत संख्या के जो आएंगी हमारी दी हुई संख्या की क्रमागत गुणनखंड आएंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें ऋण का चिन्ह लगा देंगे और छोटी संख्या धनात्मक लिखेंगे। और अगर यहाँ धन का चिन्ह लगा है तो जो बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक, और अगर ऋण चिन्ह लगा है तो बड़ी संख्या ऋणात्मक और छोटी संख्या धनात्मक लिख करके छोड़ देंगे। यानी कि क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 12 लिखा है तो 6 दूनी 12 लिख देंगे, तो वो क्रमागत गुणनखंड नहीं होते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई भी पूरी संख्या करनी के अंदर है और उसके गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं और अनंत बार जोड़ रही है घट रही है, तो उसमें हम करेंगे कि कैसे उसको हल करते हैं। चलिए सीखते हैं कि वो कैसे हल कर सकते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी करनी का संख्या दी है अनंत बार, ठीक है, अनंत बार दी है और उसके क्रमागत गुणनखंड नहीं होते, क्या करेंगे, अगर क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो अंदर सवाल दिया है इसको हम क्या करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये x के बराबर है, और x के बराबर मानने के बाद इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं पूरे सवाल को, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। इस सवाल को इस रूप में बदलते हैं और बदलने के बाद फिर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा है, श्रीधराचार्य, एक धराचार्य सूत्र है, उसकी सहायता से हम x का मान ज्ञात करते हैं, वही माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इससे हम x के जो हमने माना था इस पूरे सवाल को x के बराबर, x के यहां से 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, वही हमारे दिए हुए सवाल के हल होंगे। चलिए एक सवाल हमारे पास है, इसको सॉल्व करके हम देखते हैं इस विधि से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया x के बराबर। x के बराबर मानने के बाद फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ x², यानी कि यहाँ का एक रूट ये करनी हट जाएगी, दोनों तरफ क्या किया हमने, वर्ग कर दिया। क्या किया,
वर्ग किया, तो ये भी हमारा x के बराबर था पूरा, देखो सेम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x, यहाँ हो गया 3, ये हो गया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर ऋण x ऋण 3 बराबर क्या हो गया 0। अब हमारा क्या हो गया, इस रूप में आ गया, ये ABC क्या है, यहाँ रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक कोई संख्या है। तो यहाँ पर कोई संख्या दिख नहीं रही, तो इसके नीचे 1, यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर भी 1, ये संख्या दी है। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर का गुणांक 1, और b की वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक -1, और c बराबर हो जाएगा -3। अब ABC की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, इसमें हम रख देंगे, तो x बराबर मिलेगा -b का मतलब +1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माने -1 का ऋण 4ac -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें क्या कितना आ जाएगा, ये देखो धन का 1 है तो एक धन ऋण 1 का वर्ग 1, इस ऋण का गुणा इस ऋण के साथ होगा तो हो जाएगा प्लस 4 तिया ये 12 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 12 और 1 ये 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2 x, यानी कि या तो यहीं पर छोड़ देंगे, अगर ऑप्शन में आपको यहीं पर दिया है सवाल का आंसर कहीं पर तो यहीं छोड़ देंगे। अगर पॉइंट में निकालना है तो अंडर रूट 13 की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट 13 की वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी अंडर रूट 13 की, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 को लिख सकते हैं 3 तिया 9.6, यानी कि 3.6 बटे 2, यानी कि x बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3.6 बटे 2 अंडर रूट 13, तो 3.6 के लमसम आ जाएगा। अब एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1 धन 3.6 बटे 2, तो हो जाएगा 4.6, 4.6 में 2 का भाग देंगे तो 2.3, एक तो हमारा आएगा 2.3, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू देखेंगे, अगर हम x बराबर 1 ऋण 3.6 बटे 2 लेते हैं तो ये बचेगा ऋण 2.6 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर ऋण 1.3, तब हमारी वैल्यू x की ये आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से अगर सवाल हमारे पास कोई दिया है जिसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, पूरी राशि करनी के रूप में है, तो उसको हम पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई करनी गुणा के रूप में दी है अनंत बार, तब हम उस करनी के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देख करके सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई करनी अनंत बार गुणा के रूप में हो, लिखी हो संख्या, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए x एक बार लिखा है, फिर इंटू अंडर रूट, फिर x लिख दिया, फिर अंडर रूट x लिख दिया, फिर अंडर रूट x लिख दिया, इस प्रकार से ये अनंत बार लिखी हो, इस प्रकार का कोई सवाल दिया है करनी में, तब हम उसको कैसे करेंगे। तो इसका मान हमेशा ध्यान रखना है कि x ही होगा, जो संख्या यहां अंदर लिखी है उसी को लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, देख करके तुरंत आज इसका आंसर x होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2 इंटू फिर अंडर रूट 2 फिर इंटू अंडर रूट 2, लेकिन ये हमको पता होने चाहिए कि अगर ये कैसी हो, इन सब का गुणा हो रहा हो, ये सवाल है। इस प्रकार की अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2 सब गुणा में है, गुणा में करनी के रूप में लिखी हुई है इन सवाल, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कोई संख्या जो थी करनी के रूप में अनंत बार गुणा के रूप में लिखी थी, है ना, तो हमने उसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया कि जो संख्या का गुणा हो रहा है वही संख्या होगी। अगर मान लीजिए दूसरा और क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, मान लीजिए 5 कोई संख्या, फिर 5 फिर 5 फिर 5 ऐसे अनंत बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 हो जाएगा। ठीक, देख करके लिखा, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है कि आपको कुछ गुणा भाग करना है, सीधा देखा गुणा में है लिख दिया, सीधा वही संख्या होगी, है ना।
अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहां पर अनंत बार है, अगर अनंत बार ना हो, ये सिर्फ सीमित हो, इतनी संख्या हो, अगर मान लीजिए इतनी ऐसी लिखी हो, तब हम उस करनी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अक्सर मतलब पुलिस की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो या कोई कंपटीशन हो, निश्चित एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप देख करके तुरंत लगा सकते हैं उसको। चलिए हम देखते हैं कि अनंत बार ना होकर के गुणा सीमित बार अगर कहीं करनी है तो उसको हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या की जो करनी है वो अनंत बार अगर उसका गुणा नहीं होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अनंत बार गुणा नहीं, अनंत बार ना होकर के सीमित बार है, ऐसे कितनी बार होगा ये, कितनी करनी है इसमें, 1 2 3, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इसका हम फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, कि जैसे कोई करनी है x इस प्रकार की, एक सीमित करनी है ये, है ना, क्या है, सीमित करनी है। तो इस ऐसे सवालों को क्या करेंगे, सीमित करनी है, इस सीमित करनी को क्या करेंगे, जो संख्या यहां लिखी है ये वाली, क्या है, जो संख्या यहां लिखी हुई है उस संख्या को यहां लिख लेंगे। लिखने के बाद जितनी बार ये करनी है उतने 2 का गुणा करेंगे, यहां देखो घात के रूप में, कैसे, घात के रूप में। जैसे 2 क्या बार करनी है, 1 2 3, तो 3 बार 2 को ऐसे गुणा में लिखेंगे, ये एक संख्या की घात है। और गुणा के रूप में लिखने के बाद एक इसमें से घटा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जितनी बार ये करनी है उतनी बार नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो ये हो जाएगा 7/8। यानी कि जो संख्या यहां दी है उसमें वो संख्या लिखनी है, वो संख्या लिखने के बाद जो करनी दी है, जितनी बार करनी का आपस में गुणा हुआ है उतनी बार 2 का आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसमें से एक घटा करके नीचे भी उतनी बार गुणा करके लिख देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें इसका सवाल में क्या होगा, इस सवाल में क्या है, करनी कितनी बार है, 1 2 3 बार, कौन सी संख्या लिखी है, 2, तो संख्या को यहां नीचे लिखेंगे और घात में जितनी बार करनी है उतनी बार आपस में गुणा करना है और एक घटा देना है, नीचे भी उतनी बार गुणा करके लिख देना है। तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 7/8, ठीक है। अगर मान लो करनी और ज्यादा बार लिखी हो, है ना, और ज्यादा बार लिखी हो, इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हो कोई, मान लीजिए √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, यानी कि इतनी बार ये करनी लगी हुई है। अब इसकी वैल्यू निकालना है ना, देख करके लगता है कि सवाल कैसे लगेगा ये। तो संख्या कौन सी है, 5, तो 5 संख्या लिख ली, ठीक है। कितनी बार करनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, एक घटा देंगे तो नीचे भी 1 2 3 4 5, जितनी करनी है उतनी बार गुणा करके। तो 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 31, नीचे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 की घात, क्या हो जाएगी, 5 की घात, ये घात के रूप में है ये, है ना, 5 की घात, तो ये x की घात 7/8। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने देखा कि जब निश्चित करनी में कोई घात गुणा के रूप में लिखी है तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अभी हमने बहुत सारे सवालों को सीखा है, अब हम आगे वाले सवालों को सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई निश्चित करनी दी है और धन का चिन्ह लगा है ना, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं। अब हम देखें, क्या देख रहे हैं कि ऐसा कोई सवाल दिखा है, यानी कि देखो करनी में है प्लस का भी चिन्ह लगा है और निश्चित है, करनी निश्चित की,
तो इनकी अलग अलग संख्या दी है। अगर सेम संख्या होती तब तो हम क्रमागत गुणनखंड कर लिए होते, लेकिन चूंकि इसमें अलग अलग संख्या दी है तो अलग अलग वाली संख्या को ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे अंदर वाली जो करनी है ये वाली इसको सॉल्व करते हैं, और ये सबसे बाहर वाली करनी को सबसे बाद में सॉल्व करते हैं। तो इसका करनी को देखो क्या, इसको तो हम जंग त्यों लगा देंगे और इसको भी 21 लिखेंगे। अब इस 16 का वर्गमूल है तो कितना होता है 4, तो यहां पर धन 4 लिख देंगे। अब 4 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 धन 5, ये करनी हट गई। अब 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। करनी आपने सीखी है।